Welcome back to Business Morning, and now this is a special segment, Economy Today. As I was mentioning, it is something interesting to the labor as well, Achal. बिल्कुल, और आज का हमारा कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं कि आखिर क्यों है। इकोनॉमी टुडे एक ऐसा शो है जो आर्थिक मोर्चे से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब बनने की एक हमारी छोटी सी कोशिश है। परिश्रम जिनके जीवन की धुरी है, जिनका जीवन निर्वाह उनके रोज के काम है, वो है श्रमिक। ऐसे भी जो अकुशल कामगार हैं, अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। सरकार भी अपने इन श्रमिक भाइयों के लिए सदैव तैयार खड़ी है और इसी से जुड़ा आज का हमारा मुद्दा है श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार की पहल, यानी कि लेबर वेलफेयर इनिशिएटिव। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, बेहद आसान तरीके हैं। ट्विटर के जरिए अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो #EconomyToday का इस्तेमाल कीजिए और अपना सवाल कीजिए। और अगर आप सवाल मेल के जरिए करना चाहते हैं तो economytoday.ddnews@gmail.com का इस्तेमाल करके आप मेल के जरिए भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री शंकर अग्रवाल जी, जो कि सचिव हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो इकोनॉमी टुडे पर। Well, absolutely. So let's begin without any delay the show Economy Today. तो आखिरकार सरकार ने क्या कुछ हित के फैसले लिए हैं अकुशल कामगारों की तरफ या श्रमिकों की तरफ, आइए देख लेते हैं एक बार। मजदूरों के लिए खुशखबरी, सरकार ने न्यूनतम मजदूरी और बोनस पर सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। गैर कृषि कर्मचारियों के न्यूनतम की जो मजदूरी थी, जो एक दिन की 246 रुपए थी, उसे बढ़ाकर 350 रुपए करने पर केंद्र सरकार ने मोहर लगाई है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को संशोधित दर से 2 साल का रुका हुआ बोनस भी मिलेगा। आइए देख लेते हैं कि आखिरकार सरकार ने श्रमिक भाई बहनों के लिए किस तरह से उनके कल्याण के लिए योजनाएं या फिर कई पहल शुरू की हैं। केंद्र सरकार ने मजदूरों की दशा और दिशा बदलने के लिए न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों को मान लिया है। इन सिफारिशों के अनुसार सरकार ने अकुशल गैर कृषि कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी में 42% की वृद्धि की है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे ए वर्ग के शहरों में अकुशल कामगारों की न्यूनतम मजदूरी 42% बढ़कर 523 रुपए हो गई है, जो पहले 368 रुपए प्रतिदिन थी। वहीं आगरा, पटना, लखनऊ जैसे बी वर्ग में आने वाले शहरों में यही न्यूनतम मजदूरी 431 रुपए हो गई है, जो पहले 301 रुपए थी। सी वर्ग में आने वाले अन्य शहरों में न्यूनतम मजदूरी 350 रुपए प्रतिदिन मिलेगी, जो पहले 246 रुपए प्रतिदिन थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए सभी कामगारों पर भरोसा जताया है। श्रमिकों का गौरव हमारे लिए एक सूत्र वाक्य है। कड़ी मेहनत करने वाले किसान और कामगारों को उनके परिश्रम का उचित फल मिलना चाहिए। सरकार ने कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए पिछले 2 साल से नहीं मिल रहे बोनस को 7वें वेतन आयोग संशोधित नियमों के अनुरूप देने की पेशकश की है। साथ ही बोनस संबंधित कोर्ट में लंबित मामलों के जल्द निपटारे का भरोसा दिलाया है। सरकार ने ट्रेड यूनियनों द्वारा की गई मांगों को देखते हुए ईपीएफओ के ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रतिमाह देने का फैसला किया है। वहीं सरकार ने महिला कर्मचारियों को विशेष तोहफा देते हुए मातृत्व अवकाश में वृद्धि की है। इसके तहत महिलाओं को मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन, आशा स्वयंसेवक आदि जैसे असंगठित क्षेत्रों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने की मांग काफी दिनों से लंबित थी, जिसका संज्ञान लेते हुए सरकार ने एक समिति का गठन किया है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कामगारों की सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए सलाहकार प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से त्रिपक्षीय फॉर्मूले को अपनाने पर जोर दिया गया है, जिससे कामगारों के हितों की समुचित रक्षा हो सके। आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील वॉलंटियर कर्मचारियों को ईएसआईसी की भी सुविधा जल्द मिलने लगेगी। देश में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे करीब 80% कर्मियों की भलाई के लिए कामगारों और ठेकेदार एजेंसियों का पंजीकरण कानूनी तौर पर अनिवार्य हो गया है। साथ ही सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि वे इसका कड़ाई से पालन करें। साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार आने वाले 3 सालों तक कामगार के ईपीएस शेयर में 8.33% अंशदान करेगी, जबकि वस्त्र क्षेत्र में 3.67% अतिरिक्त अंशदान का प्रावधान किया गया है।
कौशल विकास कार्यक्रम के तहत नेशनल करियर सर्विस पोर्टल लोगों को रोजगार मुहैया कराने का सबसे बड़ा माध्यम बनकर उभरा है। इस पोर्टल पर अभी तक 10 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। नौकरी पाने के इच्छुक 3.5 करोड़ से ज्यादा युवा जो इस पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें इसका सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ विशिष्ट मेहमान जुड़े हुए हैं अग्रवाल जी, जो कि सचिव हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के। सर, जब जनधन योजना का शंखनाद प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से किया था, उस वक्त उनका एक ही उद्देश्य था, वो था वित्तीय समावेश यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। लेकिन अब हम उससे बढ़ते हुए सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो श्रमिक भाई बहन हैं, उनके लिए सरकार ने काफ़ी ऐसी पहल की है जिससे उनका काफ़ी कल्याण हो। थोड़ी सी रोशनी चाहती हूँ आपसे काफ़ी आसान शब्दों में कि आखिर जो ये सरकार की पहल है असंगठित क्षेत्र को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कितनी ज़रूरी है? किसी भी देश के लिए रोजगार का सृजन करना सबसे महत्वपूर्ण एक विषय है जी। हम किसी भी इकॉनमी की बात करें, पूरे विदेश में, देश में, किसी भी सोसाइटी में, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना। इस देश में, हमारे देश में लगभग 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग बाग हर वर्ष वर्कफोर्स में जुड़ जाते हैं। ये हमारे लिए ज़रूरी है, सरकार के लिए भी ज़रूरी है कि हम इन 1 करोड़ लोगों को रिस्पेक्टेबल गुड क्वालिटी जॉब्स प्रोवाइड कर सकें। अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा था। हमारे गवर्नमेंट की ये पूरी भरपूर प्रयास है कि किसी भी तरीके से हम इन सभी व्यक्तियों को एक रिस्पेक्टेबल एंड क्वालिटी जॉब्स दे सकें। और उसके लिए एक तरफ तो कैसे कैसे हम जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, जैसे मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्मार्ट इंडिया की बात करते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं, ये सारे प्रयास इसी दिशा की तरफ कदम हैं। दूसरी तरफ जब हम श्रमिकों की बात करते हैं तो उनके वेलफेयर की बात आती है। और जब हम वेलफेयर की बात करते हैं तो प्राइमरीली इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो है जिसको बोलते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, दूसरी बात है जिसको हम लोग बोलते हैं वेज सिक्योरिटी, और तीसरी चीज़ है जिसको हम सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं। यानी एक तरफ तो हम जो उसका एंगेजमेंट है, माहौल है जी, उसको पक्की एक तरह की नौकरी नहीं हो, लेकिन अगर वो एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी की तरफ, एक एम्प्लॉयमेंट से दूसरे एम्प्लॉयमेंट में जा रहा है, तो जो बीच का जो पीरियड है उसमें उसको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। एक तो ये हमको सुनिश्चित करना है। दूसरी तरफ हमको ये भी देखना कि समय समय के अनुसार उसका जो वेजेस हैं वो इतनी हो जिससे कि वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सके और रिस्पेक्टेबल एक डिग्निफाइड तरीके से वो जी सके। इसीलिए जो अभी आप पहले बता रहे थे कि सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम लिया है अभी रिसेंटली, पिछले हफ्ते, और करीब 42% से भी ज़्यादा हम लोगों ने वेजेस में वृद्धि की है। और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जितने भी हमारे सेक्टर हैं, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के थे, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर के थे, चाहे वो लोडर अनलोडर थे, चाहे कृषि मजदूर थे, चाहे फैक्ट्रीज में काम करने वाले थे, सभी के लिए हम लोगों ने ये वृद्धि की। और तीसरी बात जो हम सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा, किसी भी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा जो चिंता रहती है वो सामाजिक सुरक्षा के बारे में रहती है। अर्थात अगर मान लीजिए किसी की व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के ऊपर एकदम से कठिनाई आ जाती है। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को हम एक गुड क्वालिटी एक लाइफ इंश्योरेंस दे सकें? दूसरी तरफ अगर मान लो वो बीमार हो जाता है तो उसका अच्छा इलाज हो सके, कॉस्ट इफेक्टिव हो और बहुत एफिशिएंट हेल्थ सर्विसेज हो। और तीसरी चीज़ है कि जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब वो काम करने लायक नहीं रहता, अशक्त हो जाता है, तो क्या उसको एक इनकम मिल सकती है, एक आय मिल सकती है, एक पेंशन मिल सकती है जिससे वो अपना भरण पोषण कर सके। ये तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही वेंकट की 42% की वृद्धि अपने आप में ऐतिहासिक है और सरकार काफ़ी प्रतिबद्धता दिखा रही है श्रमिकों के लिए। Well, absolutely. So this minimum wage thing, it's an important, it's a crucial thing for the complete, as you were mentioning, organized or unorganized sector. But then I want this to be the platform. I want you to clear certain important things pretty much frankly on a straightforward way. Absolutely. There are people who question, does India still need a minimum wage thing? But I mean, we personally feel that it is really need. If you can throw some light and then clear off all those doubts. Absolutely. It's not a question of India alone. All societies all over the world require a certain minimum level of minimum wages. If you want our people to live with dignity and self-respect, it is necessary that he or she must have enough income
so that he or she can take care of his family or her family and himself. Yes. And they should be able to save a little bit of money for the rainy day as well. Yes. So why do people argue that, sir? There are even certain arguments that come in that market should determine the minimum wage, not the government should determine them. Why such criticism? No, you see, what these people are saying, that yes, there may be a certain reference level which is known as minimum wages. Yes. And beyond that, it will depend upon the market force and the skills available with the person concerned. Absolutely. So it is better, like, you know, this is a historic step, in fact, Government of India has taken, like raising the minimum wage for the category A cities, category B, category C cities. In fact, it's pretty much important that for an important livelihood, for the survival of a family member of the labor or the worker, it is important for us to have a minimum wage as well. So we are getting in questions as well from our Twitters as well. We'll take those questions as well. But before that, let's slip into a short break, commercial break, and then we'll be coming back with the questions which are coming in through Twitter and our Gmail ID as well. Stay tuned, don't go anywhere. BSE presents government sovereign gold bonds issued by RBI. Get in touch with your BSE registered broker today. Sovereign gold bonds. When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Deven Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. BSE presents government sovereign gold bonds issued by RBI. Get in touch with your BSE registered broker today. Sovereign gold bonds. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. BSE presents government sovereign gold bonds issued by RBI. Get in touch with your BSE registered broker today. Sovereign gold bonds. Welcome back to Economy Today, and then today the important topic is the labour welfare initiatives, and then the Secretary of the Labour Ministry himself is there with us, Mr. Shankar Agarwal with us. Let's take a first question on Twitter. Let's have a look at that question, what that is. चलिए, तो लगातार हमने आपसे कहा है कि आप ट्विटर के ज़रिए हमसे और जो हमारे साथ विशिष्ट मेहमान जुड़े हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं. ट्विटर आपके लिए काफ़ी एक अच्छा माध्यम है, आप देख सकते हैं. वेंकट, पहला सवाल. The first question is, so this is a question by Mahi Singh Raj at Priyanka Raj. The question is, will labour reform codes help in catalyzing the creation of employment opportunities? So that is the question. Certainly, yes. And that is the objective of labour reform. Today, you have got about 44 labour reforms in the central sector itself. And if we expect our small entrepreneurs and micro entrepreneurs, and especially the young boys and girls who are setting up their micro enterprises, it becomes extremely difficult for them to adhere to all these 44 labour laws. Yes. So what we are trying to do, we are replacing all these 44 labour laws with 4 labour codes. Idea is to make the things simpler and life simpler for these entrepreneurs, yes, so that they can set up large number of such enterprises in the shortest possible time without any hassle. What we are saying, that we will not compromise on the rights of the worker. Yes. However, we had to make the thing simpler for the entrepreneurs, and that is what we are trying to do when we talk about the labour reform and when we are talking about the codification of 44 labour laws into 4 labour codes. Absolutely, that's the most important thing. So we have another tweet as well, another question. Let's have a look at that tweet as well. What exactly is the second question? So well, we'll be seeing that tweet as well. So the other important thing is this health insurance scheme. It's an interesting thing. In fact, the Labour Minister, Mr. Bandaru Dattatreya, he was also saying that soon they will be bringing this ESI facilities to the labour as well. So it is like financial inclusion, linking to the minimum wages, linking to the health insurance. If you can throw some light on this magnanimous program. Today, ESIC is applicable only to the organized sector. And organized sector means those establishments which have got 10 or more than 10 workers. But large number of people who belong to the unorganized sector, they are not getting any advantage or any benefit of ESIC, yes, because they do not
form the part of organized sector. What we are trying to do, that we would like to bring in all the members of the unorganized sector into the fold of ESIC, so that they have got access to all the benefits under ESIC. And as you must be knowing, that under ESIC they get huge benefits as far as the health services are concerned. They have got unlimited benefits, because in case of an insurance linked health scheme, you get only limited benefits, maybe 50,000, 1 lakh, that kind of thing. But under ESIC, even if it requires 10 lakhs of rupees, 20 lakhs of rupees, 15 lakhs of rupees, everything is covered under ESIC. And this is what we are trying to do. जी चलिए, अब हम दूसरा ट्वीट देख लेते हैं जो कि प्रियंका महिराज सिंह का है। ट्वीट क्या कह रहा है वेंकट, बताइए प्लीज। चलिए, ट्वीट की अगर बात की जाए तो फिर आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। So this is the tweet. Sir, what is the present scenario of proposal of bonded labor rehabilitation scheme 1978? I think that's the same question by the same person, sir. Yes, recently we have changed this scheme. And now whatever benefits were being made available under the scheme of 1978, those have been revised upwardly, and there is a huge enhancement in the benefits in terms of the financial benefit, in terms of the rehabilitation of the bonded labor. चलिए, तो बहुत सारी इस तरह की जो योजनाएं हैं जो पहुंचनी चाहिए आम जनता तक, श्रमिकों तक, वो हमारी कोशिश है कि हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए बता पाएं। तीसरा ट्वीट भी है, वो हमारे सामने है, और तीसरा ट्वीट जो है वो कह रहा है कि रेलवे क्लब में काम करने वाले जो श्रमिक हैं वो ये कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनका उन्हें फ़ायदा कैसे मिल सकता है। सर, ये संजीव कुमार सिंह है, @संजीव, इनका ये सवाल है कि ये किसी रेलवे क्लब में काम करते हैं और काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि जो वेजेस है, डेली वेजेस है, उसमें वृद्धि नहीं हुई है। क्या उनके लिए भी कोई प्रावधान है? संजीव जी, जहाँ तक जो वृद्धि की बात है, ये सभी के लिए लागू होता है, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो। अगर आपको किसी वजह से मिनिमम वेजेस का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप जो भी कंसर्न हमारा लेबर इंस्पेक्टर है उसको आप राइटिंग में लिख सकते हैं, आप उसको सोशल मीडिया के माध्यम से लिख सकते हैं। अगर आपको तब भी कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो आप सीनियर ऑफिसर के पास जा सकते हैं। एंड आई कैन एश्योर यू कि सर्टेनली अगर आपकी जो शिकायत है वो दूर नहीं होती है तो शिकायत अवश्य ही दूर हो जाएगी। चलिए, यानी कि अगर आपकी शिकायत दूर नहीं होती है, आपके पास अलग अलग फोरम्स हैं जहां पर आप अपनी ये शिकायत रख सकते हैं और उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगली ट्वीट भी ले लेते हैं जो कि कह रहे हैं कि चाय बागान में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके लिए क्या प्रावधान है। ये ट्वीट हमें जोर बंगले जी ने किया है, @जोर बंगले, और साफ तौर पर इन्होंने ये भी लिखा था ट्वीट में कि करीबन जो उनकी आज भी आय है वो तभी से वही है, करीबन 112 रुपये शायद। क्या इसमें भी कोई बदलाव किया गया है? चाय बागान के जो मजदूर हैं जी, उनकी मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट तय करती जी, लेकिन चूंकि अब केंद्र सरकार ने अपनी मिनिमम वेजेस बढ़ा दी हैं, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपने अपने मिनिमम वेजेस बढ़ा देंगे। यही नहीं, हम लोग ने जितने भी हमारे प्लांटेशन वर्कर्स हैं उसके लिए अलग से एक एक्सरसाइज चालू की, एंड वी आर इंश्योरिंग कि जितने भी हमारे मजदूर हैं, चाहे वो चाय बागान में हो चाहे कहीं भी हो, उनको सर्टेनली मिनिमम वेजेस मिलनी चाहिए। क्या राज्य सरकारों का जो रोल है वो काफ़ी अहम हो जाता है कि वो किस तरह से आगे इसे बढ़ाती हैं जो केंद्र सरकार ने उन्हें कहा है। देयर नो डाउट अबाउट दैट। चलिए, तो केंद्र और राज्य सरकारों में सामंजस्य भी बहुत ज़रूरी है। और अगला ट्वीट जो है वो भी हमारा इसी से जुड़ा हुआ है, जो साफ तौर पर कह रहा है कि जो मजदूरी की स्लिप होती है आखिर वो क्या है। हितेश शर्मा जानना चाहते हैं @हितेश में कि मजदूरी की स्लिप, शायद ये उस तरह से जानना चाहते हैं कि अगर रोज़गारी भत्ते से जो स्लिप मिलता है क्या वो होता है और किस तरह से वो श्रमिकों के लिए आगे इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसी ये जो हम लोग वेज स्लिप की बात करते हैं, मजदूरी स्लिप, ये एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसी की बेसिस पे ये इस्टेब्लिश होता है कि क्या वो मजदूर वाकई में एम्प्लॉयमेंट में है या नहीं है। नहीं तो जितने भी एम्प्लॉयर हैं वो ये डिनाई कर सकते हैं कि सच एंड सच श्रमिक मेरे साथ कभी काम ही नहीं करता था। यद्यपि हम लोग जो अभी जब हम कोड की बात कर रहे थे, हम वेज कोड में ये ला रहे हैं कि जब भी कभी वेजेस का पेमेंट होगा वो पेमेंट केवल बैंक्स के माध्यम से होगा, बट उसके लिए परिवर्तन हमको करना पड़ेगा एक्ट में। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और अपना कदम उठाएं। लेकिन तब तक अगर किसी के पास वेज स्लिप होती है तो ये एविडेंस बन जाता है, एक उसके बाद डॉक्यूमेंट हो जाता है कि मैं सर्टेनली इस एम्प्लॉय के लिए काम करता था।
ये बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये उन श्रमिक भाइयों के लिए और ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो श्रमिकों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं कि मजदूरी स्लिप यानी कि वेज स्लिप एक तरीके से अगर देखा जाए वेंकट तो एक सैलरी स्लिप कह सकते हैं इसको, कि वो ये दर्शाता है, ये साफ तौर पर कहता है कि आप उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के साथ या फिर उस ठेकेदार के साथ जुड़े हुए हैं। Absolutely. In fact, we've got another question as well. Achal, let's have a look at that tweet too. और अगला सवाल है कुमार राजेश का @कुमार। असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए कोई बीमा पॉलिसी है यानी जिसका जिक्र आपने अभी भी किया था कि सरकार का ये पूरा जो है लक्ष्य है, उद्देश्य है कि ऐसे जो उनके भाई बहन हैं जो इस असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। इस देश में करीब करीब 93% वर्कर्स असंगठित क्षेत्र के और असंगठित क्षेत्र के लिए एक बीमा पॉलिसी बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और इसीलिए पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी ने 3 बड़ी नई योजनाएं और बहुत अच्छी योजनाएं चालू की, जिसमें एक अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के माध्यम से लोगों को ओल्ड एज पेंशन का लाभ मिलता है। दूसरी जो एक बीमा योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, और तीसरी एक योजना प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना। अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि उसको कुल 1 रुपया प्रति माह ही प्रीमियम का देना पड़ता है। और दूसरी तरफ 330 रुपये दे के किसी भी डेथ में, किसी भी नेचुरल डेथ में भी उसको 2 लाख रुपए का एक बीमा मिल जाता है। ये सारी स्कीम सभी उन मेंबर्स के लिए जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं उनके लिए उपलब्ध है। आसानी से किसी भी बैंक में जाके वो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो हमारी कोशिश होती है इस शो के जरिए वेंकट कि हम उन लोगों तक ये सूचनाएं पहुंचाएं, अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं या फिर उनको नहीं मालूम है तो आप इन तीनों जो बीमा पॉलिसीज़ के बारे में अगर जानकारी चाहते हैं तो आप नज़दीकी बैंक में जाकर वहां पर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। Absolutely. Sir, in fact, the report says that there is a committee also that was being constituted to examine the issues related to the social security for unorganized sector, and the committee is expected to submit its report as well, sir. In fact, Absolutely. As I said, almost 93% of the workforce belong to the unorganized sector. Yes. However, we do not have a very robust, reliable, where they don't have to pay money and the contribution comes only in terms of contribution and not in terms of additionality from the employee. उसके लिए जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में, in the organized sector, we have got schemes called EPFO. Yes. We have got a scheme called ESIC. ESIC, But these schemes are not applicable to the members of unorganized sector. Okay, yes. So we thought that it will be a good idea to bring them in the formal sector indirectly through these 2 schemes of EPFO and ESIC. Right. In the first phase, we thought that it will be a good idea to get the benefits of ESIC to the members of unorganized sector, and that's why a committee has been constituted, and this committee will look into all aspects how these people can be brought under ESIC and the benefits of ESIC can be given to them. And so if the unorganized sector workers, even if they come under these 2 EPFO and ESIC, they will still have the possibility and probability of taking the other 3 social security schemes Absolutely. launched across the country by the Prime Minister. Absolutely. So that's an important thing and an interesting thing for the welfare of the workers as well. Let's have a look at another question, sir. There's another tweet that has come in. Let's have a look at what that question says. And the question is by Santosh Kumar at the rate Santosh SHP 2004. The question is, are there any new labor initiatives for the employees of new age organizations apart from existing schemes? So Yes. that is a question. What you must have seen in newspapers and elsewhere, that recently we have created a new model law on Shop and Establishment Act. Shop and Establishment Act is basically a state act. However, we have created a model act, and under that all people especially related to IT and biotechnology and such related field, they can take advantage of the model law, and they are being given certain rights, and they are being given flexibility of working from home. They have been given flexibility to work overtime, and these kinds of benefits have been given to them. Right, sir. So we are getting in more and more number of questions as well. But then it is time for us to take a short commercial break. But don't go anywhere. Even you can tweet NAV, and then you can also tweet with the hashtag economy today, and then questions will be there. And then the sir is here to answer all your questions for the next another 10 to 12 minutes. And then you can also Gmail us economytoday.radionews@gmail.com. That is our Gmail ID. So Gmail us your questions as well. Stay tuned. Don't go anywhere. It's a short commercial break.